हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 14 के लिए वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी या वोल्केनो के बारे में। देखो इससे पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पृथ्वी की जो विवर्तनिक शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो हमने दो प्रकार की विवर्तनिक शक्तियां वहां पर पढ़ी, एक तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और दूसरी बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो हम आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कहा था कि पृथ्वी की ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी के धरातल के नीचे कार्य करती है और बाहर से हमें दिखाई नहीं देती है, उन्हें अपन बोलते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। तो विवर्तनिक शक्तियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले थे ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, और लास्ट में अपन पढ़ने वाले थे सृजनात्मक और विनाशात्मक प्राकृतिक बल के बारे में। तो आज अपन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की जो पहली शक्ति है ज्वालामुखी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज्वालामुखी क्या होती है अपन थोड़ा सा समझते हैं इसको। पहले देखो, हम पृथ्वी की संरचना पढ़ चुके हैं। तो इसके बाहर की ओर, पृथ्वी के सबसे बाहर की ओर धरातल पाया जाता है, जो कि सामान्यतः ठोस होता है। धरातल बाहर की ओर पाया जाता है जो सामान्यतः कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक है। अब इस धरातल के नीचे की जो परत होती है उसे हमने नाम दिया था मेंटल। मेंटल तो धरातल तो हमें पता ठोस होता है, लेकिन ये जो मेंटल होता है ये पृथ्वी का गहराई वाला भाग है जहां का तापमान ज्यादा होता है। तो यहां पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो इस भाग के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें उपस्थित होती है उन्हें हम बोलते हैं मेग्मा। क्या बोलते हैं? मेग्मा। ये जो मेंटल वाला भाग है इसके अंदर पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है और वो पिघली हुई चट्टानें जो है वो क्या कहलाती है? मेग्मा कहलाती है। तो देखो, ये ज्वालामुखी ऐसी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है जो क्या करती है कि ये जो धरातल है आपका, इसको तोड़ करके आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी के नीचे की तरफ से कार्य करती है। तो आपका ये जो धरातल है इसको तोड़ करके क्या करती है, यहां पर ये जो मेग्मा है इसको लावा के रूप में बाहर निकालती है। देखो, ये पिघली हुई जो चट्टानें हैं जब ये नीचे की ओर मेंटल के अंदर है तब तक तो इसको मेग्मा बोलते हैं, लेकिन जब यही मेग्मा इस भू धरातल को तोड़ करके बाहर की ओर बहता है तब इसे अपन लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। तो इसीलिए हम ज्वालामुखी की परिभाषा क्या देंगे? देखो, किसी की ऐसी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति जो धरातल को तोड़कर भूगर्भ की पिघली चट्टानों या मेग्मा को लावा के रूप में बाहर फेंक देती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो मेग्मा है ये विवर्तनिक शक्ति क्या करती है कि इस धरातल को तोड़ करके उसको बाहर की ओर फेंक देती है। किस रूप में? लावा के रूप में। जब ये अंदर था तब तक तो इसको मेग्मा बोल रहे थे, जैसे ये धरातल को तोड़ करके बाहर आया तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? लावा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको? लावा नाम दे दिया। ठीक है। तो इसीलिए हमने परिभाषा बोल दी भाई, ऐसी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति जो धरातल को तोड़कर भूगर्भ की पिघली चट्टानों या मेग्मा, धरातल के नीचे भूगर्भ है, इसके अंदर पिघली चट्टानें हैं, उसी को हमने मेग्मा बोला है। मेग्मा को लावा के रूप में बाहर फेंक देती है, उसे क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी बोला जाता है। ठीक है। अब आगे देखो भाई, जब ज्वालामुखी आता है तो क्या होता है? तो हमें ये तो पता है कि ये जो धरातल है इसके नीचे मेंटल है और इस मेंटल के अंदर क्या पाई जाती है? पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है। तो देखो, जब भी ये मेग्मा बाहर निकलने वाला होता है तो ये धरातल को फोड़ करके बाहर निकलता है। तो उस दौरान पहले तो क्या होता है कि ये धरातल में थोड़ी सी हलचल होती है। हलचल होने के साथ में मेग्मा जब बाहर निकलता है तो मेग्मा से पहले क्या होता है कि धुआं, राख, वाष्प और कुछ गैसें बाहर निकलती है। भाई मेग्मा कैसा है? गर्म है। तो गर्म पदार्थ कोई भी चीज होती है तो उससे पहले उसके ऊपर जलवाष्प भी होगा, राख भी होगी। ठीक है। तो मेग्मा निकलेगा उससे पहले धुआं, राख, वाष्प, गैसें आदि होंगे। तो पहले तो इस धरातल को फोड़ करके वो बाहर आएंगे और उसके बाद में ये जो मेग्मा है
ये बाहर आएगा और बाहर आते ही ये लावा के रूप में क्या होने लग जाएगा, फैलने लग जाएगा। मैग्मा जब तक अंदर है तब तक मैग्मा बोलेंगे, जैसे इसको बाहर आ गया तो इसको क्या बोलने लग जाएंगे अपन, लावा बोलने लग जाएंगे। तो देखो आगे, ज्वालामुखी में पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती हिलने लगती है। तो जब ये इस धरातल को तोड़ेगा, फोड़ेगा यहाँ से, तो पहले यहाँ क्या होगी, हलचल होगी तथा भूपटल को फोड़ करके धुआं, राख, वाष्प और गैसें बाहर निकलती। तो सबसे पहले तो क्या निकलेगा, धुआं, राख, वाष्प और गैसें। और कुछ समय बाद में भूगर्भ से नीचे की ओर पिघली हुई जो चट्टानें हैं वो मैग्मा, चट्टानें या फिर मैग्मा जो है वो किस रूप में निकलता, लावा के रूप में बाहर की ओर बहने लगता है, जिससे भयानक विनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। और यदि मान लीजिए ज्वालामुखी जिस स्थान पर आई है वहां पर लोग निवास करते हैं तो वहां पर जान माल की बड़ी हानि भी हो सकती है। क्या होता है कि जब ये लावा बाहर निकलता है ना, कोई ज्वालामुखी आया है अचानक से, लावा बाहर निकलता तो उसके आसपास जितने भी मकान है ना, उन सब के ऊपर ये लावा जो है जमा हो जाता है। तो लावा जब बाहर निकल रहा होता तो लाल कलर का होता, लेकिन बाद में जब ये ठंडा हो जाता है तो कठोर होकर के काले रंग में बदल जाता, मतलब चट्टान का जैसा हो जाता है। तो किसी मकान के अंदर जब ये घुस गया तो वो जो पूरा मकान है वो लावे में दब जाएगा और दब करके कठोर चट्टान के अंदर वो मकान ही बदल जाएगा, कठोर चट्टान में बदल जाएगा मकान ही। ठीक है, अब देखो हम इसको ज्वालामुखी क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे एक कारण है कि ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है तो उस उत्पन्न होने की क्रिया में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर एक मुख बनता है, जहां से ये लावा बाहर निकलेगा तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा, मुख कहलाएगा। और उस मुख से क्या होती है, ज्वालाएं निकलती है। क्या निकलती है, ज्वालाएं निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी उत्पन्न होने की क्रिया में पृथ्वी की सतह पर बने मुख से ज्वालाएं निकलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, ज्वालामुखी पड़ा है। दूसरी चीज देखो, ज्वालामुखी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वोल्केन। क्या बोला जाता है, वोल्केन। तो देखो एक द्वीप है वोल्केनो नाम के द्वीप, है ना, उन वोल्केनो द्वीपों के नाम पर ज्वालामुखी का अंग्रेजी में नाम होता है वोल्केनो। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, तो देखो भाई कि वोल्केनो नाम का ये जो द्वीप है, इसके ऊपर उपस्थित पुराने जमाने के जो ज्वालामुखी है उसको रोमवासी पातालपुरी का मार्ग मानते हैं। कौन सा मार्ग मानते हैं, पातालपुरी का। पातालपुरी का मतलब समझते हो, पाताल लोक। यानी कि वो ऐसा मानते थे भाई ये जो ज्वालामुखी के छिद्र बने हुए हैं ये पाताल लोक में जाने का रास्ता, इसमें घुस करके हम पाताल लोक के अंदर जा सकते हैं। और वैसे भी आप ये बात समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, ये जो मेंटल वाला हिस्सा यहाँ से उत्पन्न होता है, भूगर्भ से उत्पन्न होता है। तो ऐसा माना ही जाता है भाई धरातल के नीचे क्या है, पाताल लोक है। तो पातालपुरी का मार्ग वो मानते थे रोमवासी इनको। ठीक है, तो देखो हम ज्वालामुखी जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी वापस से दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। देखो हमने पढ़ा कि ऐसी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति जो धरातल को तोड़कर भूगर्भ की पिघली चट्टान और मैग्मा को लावा के रूप में बाहर फेंक देती है, वो क्या कहलाती है, ज्वालामुखी कहलाती है। तो भूगर्भ के अंदर पिघली हुई चट्टानें हैं या मैग्मा है, उसको ये फोड़ करके क्या कर देती, धरातल को फोड़ करके क्या कर देती, बाहर फेंक देती। ये ऐसी शक्ति है। फिर दूसरी चीज देखो कि ज्वालामुखी में पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती पहले तो हिलने लगती है, क्योंकि जब वो धरातल को फोड़ेगी तो पहले तो वो क्या करेगी, धरती को हिलाएगी। और उसके बाद में क्या होता है, तथा भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प, गैसें बाहर निकलने लगती है। और कुछ समय बाद भूगर्भ के नीचे की पिघली चट्टानें या मैग्मा लावा के रूप में क्या होता है, बाहर की ओर बहने लगता है, जिससे भयानक विनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता तथा जालमाल की हानि भी हो सकती है। फिर हमने इसके नाम को लेकर के चर्चा की कि ज्वालामुखी उत्पन्न होने की क्रिया में पृथ्वी की सतह पर बने मुख से ज्वालाएं निकलने के कारण हिंदी में तो इसका नाम क्या पड़ा, ज्वालामुखी पड़ा। और दूसरी बात, ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो अपन कहते हैं, तो वोल्केनो नाम वोल्केनो द्वीप के नाम पर पड़ा है। और वोल्केनो द्वीप पर उपस्थित पुराने ज्वालामुखी को रोमवासी पातालपुरी का मार्ग मानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अपन ये बात करेंगे भाई ये ज्वालामुखी आते क्यों हैं, क्योंकि ये लावा ये जो मैग्मा है जो मेंटल के अंदर उपस्थित है, ये तो हर जगह ही उपस्थित है, पूरी
जो धरती की सतह वहां पर उपस्थित है, लेकिन ज्वालामुखी जो है कुछ ही स्थानों पर आते हैं, हर जगह तो ये आते नहीं है। तो कुछ ही स्थानों पर ज्वालामुखी आते हैं और कुछ जगह पर क्यों नहीं आते, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले आप एक काम करना, वीडियो पॉज करके इनको नोट करेंगे, उसके बाद में अपन बात करते हैं भाई ज्वालामुखी आता कैसे, उत्पन्न होता कैसे ये ज्वालामुखी। तो पहले वीडियो पॉज करके इस बात को नोट करो, उसके बारे में बात करते हैं अपन। हाँ, तो अब देखो हम ये देख रहे हैं भाई ज्वालामुखी आता क्यों है। तो ध्यान से सुनना, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर ऐसा माना हुआ पृथ्वी मुख्य रूप से 3 सतहों से मिलकर बनी हुई है। सबसे बाहर का भाग है धरातल है, जो ठोस रूप में पाया जाता है। उसके नीचे का भाग मेंटल है, जो कि द्रव रूप में पाया जाता है, यहाँ पर पिघली हुई चट्टानें होती है। और सबसे नीचे का भाग जिसे अपन क्रोड बोलते हैं, तो क्रोड भी आगे 2 भागों में बटाता है, एक तो बाह्य क्रोड और एक अंतःक्रोड। तो बाह्य क्रोड भी पिघली हुई अवस्था में होता है, मतलब द्रव है, और अंतःक्रोड ठोस होता है। तो देखो ये हमारे ज्वालामुखी आने की जो घटना है वो धरातल और मेंटल के बीच की क्रिया है। ध्यान से सुनना बात को। हमने पढ़ा कि भाई ये जो मेंटल होता है इसके अंदर तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, और चट्टानों का ये जो पिघला हुआ रूप है उसे हम बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, तो ये मैग्मा गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण ये फैलता है और फैल करके ये धरातल के ऊपर की ओर दाब लगाता है। तो ये मैग्मा क्या करेगा साहब, धरातल के ऊपर की दिशा में दाब लगाएगा। चूंकि मैग्मा गर्म है तो गर्म होने के कारण ये फैलता है, तो फैलने के कारण ये ऊपर की ओर क्या करता है, दाब लगाता है। जैसे अपन दूध को गर्म करते हैं तो दूध में उफान आता है, तो वो जिस भी बर्तन में अपन दूध को गर्म कर रहे थे वहां से बाहर भागने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरीके का स्वभाव इस मैग्मा का है। ये गहराई में है ना, गर्म है, पिघला हुआ है, तो ये भी ऊपर भागने की क्या करता, कोशिश करता, ऊपर की ओर दाब लगाता है। लेकिन हमारा धरातल कैसा है, ठोस है, तो ये क्या करता है, धरातल भी इस मैग्मा के ऊपर नीचे की ओर दाब लगाता है। कैसे दाब लगाएगा, नीचे की ओर दाब लगाएगा। तो धरातल भी इस मैग्मा के ऊपर नीचे की ओर दाब लगा रहा है, जिसके कारण ये मैग्मा इसी मेंटल वाली परत में बना हुआ है, भाग नहीं पाता ये, क्योंकि ये धरातल इसके ऊपर दाब लगा करके इसको यहीं पर बने हुए रखता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो धरातल है इस धरातल के कुछ हिस्से कमजोर है, तो कमजोर होने के कारण कुछ स्थानों पर धरातल इस मैग्मा पर कम मात्रा में दाब लगा पाता है। यानी कि मैग्मा धरातल पर जितना दाब लगा रहा है, धरातल उतना दाब इस मैग्मा के ऊपर नहीं लगा पाता है। तो ऐसे स्थान पर क्या होता है कि ये मैग्मा उस धरातल को फोड़ करके बाहर की ओर निकल जाता है। क्या होगा, मान लीजिए ये क्षेत्र है जहां पर दाब कम लग पाया धरातल का, तो ऐसे क्षेत्र पर क्या होगा कि ये जो मैग्मा है ये इस धरातल को फोड़ करके बाहर की ओर निकल जाएगा। इस धरातल को फोड़ करके क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा इस तरीके से। तो जैसे ही इस धरातल को फोड़ करके यहां से बाहर निकलेगा मैग्मा, बाहर निकलते ही हम इसको क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, लावा इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। और हमने प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर कुकर के अंदर अपन दाल पकाते हैं या फिर अन्य कोई भी सामग्री पकाते हैं, तो उसके अंदर जो पानी अपन भरते हैं वो धीरे धीरे गर्म होता तो वाष्प बन करके वो क्या होता, ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, तो जैसे आपका ये जो धरातल है ना, ये इस प्रेशर कुकर की ऊपर वाली परत है, ऊपर की ओर वो पानी क्या कर रहा है, उसके ऊपर दाब लगा रहा है। जैसे यहाँ पर मैग्मा इस धरातल पर ऊपर की ओर दाब लगा रहा, ठीक इसी तरीके से वो पानी भी क्या करता, प्रेशर कुकर के ऊपर की ओर दाब लगाता है। ठीक है,
लेकिन चूंकि प्रेशर कुकर की दीवारें काफ़ी मजबूत है तो वो पानी वाष्प बन करके बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन एक सीटी वाला हिस्सा ऐसा होता है प्रेशर कुकर का जहां पर वो हिस्सा कमजोर होता है और उस हिस्से से वो पानी या भाप जो होती है बाहर की ओर आ जाते हैं। प्रेशर कुकर से क्या हो जाता है, वो बाहर की ओर आ जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही धरातल पर है। धरातल का कुछ हिस्सा कमजोर है, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर सीटी वाला हिस्सा है वो कमजोर है, तो वहां से वो वाष्प या जो पानी है वो बाहर आ जाता। तो ठीक इसी तरीके से धरातल पर भी कुछ हिस्से कमजोर है जो वापस कम दाब लगा पाते हैं और उस कम दाब वाले क्षेत्र को फोड़ करके ही ये मैग्मा लावा के रूप में क्या हो जाता है, बाहर की ओर आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई मेरी। अच्छा देखो, इधर हमने कहा कि धरातल के नीचे पृथ्वी की गहराई में अधिक तापमान होने के कारण पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है। तो धरातल के नीचे का भाग जो है गहराई के अंदर है, जिसे हमने मेंटल बोला है, यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है और उस पिघली हुई चट्टानों को अपन क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ये मैग्मा गर्म होने के कारण फैल करके पृथ्वी के धरातल पर ऊपर की ओर क्या करता है, दाब लगाता है। लेकिन धरातल भी मैग्मा पर नीचे की ओर क्या करता है, दाब लगाता है, जिसके कारण मैग्मा धरातल के नीचे ही बना रहता है। तो बात समझ में आ गई अपने कि ये मैग्मा धरातल पर ऊपर की ओर दाब लगा रहा है, लेकिन धरातल ठोस होने के कारण वो भी इसके ऊपर नीचे की ओर दाब लगाता है, जिसके कारण मैग्मा इस मेंटल वाली परत में ही बना रहता है। लेकिन आगे क्या हुआ, तो देखो यहां पर बना रहता है, लेकिन धरातल के कुछ स्थान कमजोर होते हैं जो मैग्मा पर कम दाब लगा पाते हैं और ऐसे स्थान से मैग्मा दाब लगाकर एक नली के रूप में धरातल की सतह की ओर ऊपर की ओर उड़ता है और फिर बाहर निकल करके क्या होता है, फैलने लगता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लावा निकलते हैं। तो धरातल का जो कमजोर वाला हिस्सा है वो इस पर कम दाब लगा पाता है और इसी स्थान से मैग्मा इस धरातल को फोड़ करके बाहर निकलता है और लावा के रूप में क्या होने लग जाता, फैलने लग जाता। अब ध्यान देना भाई, ज्वालामुखी संसार के लगभग हर भाग में पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः नियमबद्ध मेखलाओं पर उपस्थित होते हैं। ध्यान देना इस लाइन पे, नियमबद्ध मेखलाओं पर ही ज्वालामुखी उपस्थित होते हैं सामान्यतः। कारण क्या उसका, देखो हमने पढ़ा है कि ये जो धरातल है इसके ऊपर 29 विवर्तनिक प्लेटें हैं। तो धरातल का कौन सा हिस्सा कमजोर होता है, जहां पर दो प्लेटें आपस में जुड़ेगी ना तो उसके बीच में कई बार रिक्त स्थान रह जाते हैं। तो धरातल का वही हिस्सा कमजोर होता है, वहीं का दाब कम हो पाता है और उसी हिस्से को फोड़ करके जो ज्वालामुखी है या मैग्मा है वो क्या होता है, सतह की ओर बाहर की ओर फैलने लगता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। वो नियमबद्ध मेखलाएं वो स्थान है जहां पर विवर्तनिक प्लेटें आपस में जुड़ रही है या एक दूसरे से स्पर्श कर रही है, वो स्थान है ये। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे प्रशांत महासागर के द्वीपों और उसके चारों तटीय भागों में ज्वालामुखी अधिक पाए जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वहां पर विवर्तनिक प्लेटें आपस में जुड़ती है या स्पर्श करती है। ठीक है, तो जहां पर विवर्तनिक प्लेटें आपस में जुड़ रही है, स्पर्श कर रही है या विवर्तनिक प्लेटों के बीच में कुछ रिक्त स्थान रह गए, वहां का धरातल कमजोर होता है और उसी हिस्से को ये मैग्मा तोड़ करके क्या होता है, बाहर की ओर आता लावा के रूप में। तो हमें समझ में आ गई बात भाई ज्वालामुखी कैसे आते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे भाई ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और ज्वालामुखी के लाभ भी हो सकते हैं कुछ, तो वो लाभ भी अपन देखेंगे कि क्या क्या लाभ है इसके। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इन बातों को आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद में अपन उन बातों पर भी विचार करेंगे। हाँ, अब देखो भाई ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के हैं। पहला है निरंतर सक्रिय रहने वाले ज्वालामुखी, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो धरातल पर एक बार बनने के बाद में क्या होता है, इनसे लगातार लावा बाहर निकलता ही रहता है, तो वो लगातार सक्रिय रहने वाले हैं। दूसरे हैं रुक रुक कर सक्रिय रहने वाले ज्वालामुखी। इनमें इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए आज ज्वालामुखी आया, लावा बाहर निकला, ठीक है, कुछ समय बाद में क्या होगा, कुछ दिनों बाद में या कुछ समय बाद में
लावा निकलना बंद हो जाएगा। आसपास के लोगों को ऐसा लगेगा भाई अब ज्वालामुखी आना बंद हो गया है, ठीक है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद में फिर वापस ऐसा होगा कि वो ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएगा और फिर लावा वहाँ से बाहर निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ समय बाद में वो लावा निकलना बंद हो जाएगा और फिर कुछ समय बाद में फिर वापस लावा निकलना चालू हो जाएगा। तो वो रुक रुक कर सक्रिय रहने वाले ज्वालामुखी हैं। तीसरे है सक्रिय रहने के बाद सदा के लिए बंद हो जाने वाले ज्वालामुखी। इनका मतलब यह है कि एक बार ज्वालामुखी आया, उससे जितना भी लावा बाहर निकलना था वो निकल चुका और उसके बाद में वह ज्वालामुखी पूरा ठंडा पड़ चुका होता है और उसके आसपास एक पर्वत का निर्माण हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा ज्वालामुखी है? तो ये बीच वाला। देखो, निरंतर सक्रिय रहने वाला जो ज्वालामुखी है उसके आसपास कोई भी जाकर के नहीं बसेगा कभी भी, क्योंकि वहाँ लगातार लावा निकलता रहता, तापमान बहुत ज़्यादा रहता, तो उसके आसपास तो कभी भी कोई भी जाकर के नहीं बसेगा। लेकिन ये रुक रुक कर सक्रिय रहने वाले ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इनमें क्या हुआ कि जैसे आज ज्वालामुखी आया, ठीक है, और लावा बाहर भी निकल गया, लावा ठंडा भी पड़ गया, है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सालों बाद में लोग निवास करने लग गए, वहाँ की जो भूमि है उसका उपयोग खेती के लिए करने लगे, मकान भी लोगों ने बना लिए। अब ऐसा हुआ कि 10 साल बाद में, 50 साल बाद में वो ज्वालामुखी वापस सक्रिय होकर के उससे वापस से लावा निकलता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हो, वहाँ पर जो लोग बस गए उन सारों को जान से हाथ धोना पड़ता, उनके सारे मकान लावा के अंदर दब जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बीच वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक है और एक बार सक्रिय होने के बाद सदा के लिए बंद हो गया। जो बंद हो गया वो वहाँ पर कोई भी आकर के बसे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इनमें बीच वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अब देखो अपने को लावा, ये जो ज्वालामुखी है इसके लाभ कौन कौन सकते हैं। ऐसे हानि तो हमें पता है कि ये बीच वाला जो है ये नुकसान पहुंचा सकता है मानव को, कि यदि ज्वालामुखी के आसपास वाले क्षेत्र में किसी ने मकान बना लिया और अचानक से ज्वालामुखी आ गया तो वो लावा पूरे मकानों को क्या करता है, भर देता है। वहाँ के जो लोग हैं वो मर जाते हैं। क्यों? जो लावा निकलता होता है इतना गर्म है, ठीक है ना। तो अब लाभ भी है लेकिन ज्वालामुखी के कुछ, तो लाभ देखो क्या क्या है। पहली चीज, ज्वालामुखी के द्वारा बनी मिट्टी उपजाऊ होती है। ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है और उससे जो मिट्टी बनती है वो उपजाऊ होती है, तो उसका उपयोग अपन कृषि भूमि के लिए कर सकते हैं, कृषि के लिए किया जा सकता है। दूसरा देखो कि कई रासायनिक पदार्थ जैसे कि गंधक और बोरिक अम्ल आदि लावा के साथ बाहर निकलते हैं। तो गंधक और बोरिक अम्ल जैसे रासायनिक पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ है, त्वचा संबंधी रोगों में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी लावा के साथ बाहर निकलते हैं। तीसरा है गर्म पानी के झरने भी ज्वालामुखी के कारण ही बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं गर्म पानी के झरने, ध्यान से सुनना। ज्वालामुखी जब आ रहा है तो ये मेंटल से लावा क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा ऐसे, ठीक है, और बाहर निकल करके ये क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा इस तरीके से। तो जब ये लावा बाहर निकलता तब तो ये लाल रंग का तरल होता है, लेकिन जब ये ठंडा पड़ता है तो ठंडा होने के बाद में ठोस हो जाता है और काले रंग के पत्थर में या चट्टान में ये बदल जाता है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। अब क्या है कि ये जब ज्वालामुखी पर्वत बना है तो इसके बीच में एक छिद्र रह जाता है, यहाँ पर जहाँ से ये ज्वालामुखी निकला था ना, तो वहाँ पर बीच में क्या हो जाता है, एक छिद्र रह जाता है, ठीक। अब जब बारिश का पानी इस छिद्र के ऊपर पड़ता है तो वो छिद्र के अंदर इकट्ठा हो जाता है और यही पानी रिस रिस करके हमें ये जो ज्वालामुखी पर्वत है इससे प्राप्त होता रहता है। अब देखो ये जो छिद्र है इससे अभी भी जो गर्मी है वो ऊपर की ओर जाती रहती है, तो इसके अंदर जो भी पानी आया है वो सब गर्म हो जाता है और झरने के रूप में वो पानी हमें रिस रिस करके क्या होता है, मिलता रहता है। तो इस तरीके से गर्म पानी के झरने का निर्माण भी किसके कारण होता है, ज्वालामुखी के कारण होता है, ठीक। तो हमने ज्वालामुखी के 3 लाभ देखे। पहला लाभ क्या है, ज्वालामुखी द्वारा बनी मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः इसका उपयोग कृषि भूमि के लिए किया जा सकता है। दूसरा, कई उपयोगी रासायनिक पदार्थ जैसे गंधक, बोरिक अम्ल आदि लावा के साथ बाहर आ जाते हैं
और तीसरा, गर्म पानी के झरने भी ज्वालामुखी के कारण ही बनते हैं। एक चीज और सुनो, ये जो गर्म पानी के झरने हैं, यहाँ पर जब कोई व्यक्ति नहाता है तो उसकी त्वचा से संबंधित रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। कारण क्या है कि इस पानी के अंदर भी गंधक और बोरिक अम्ल घुल जाते हैं। तो ये जो गंधक होता है ये त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में काम आता है। तो यहाँ पर मिला मिलाया सल्फर उनको मिल जाता है, गंधक मिल जाता है पानी के अंदर। तो गर्म पानी के झरनों में नहाने से जो है व्यक्ति के त्वचा संबंधी जो रोग है वो भी क्या हो जाते, दूर हो जाते हैं। आपको ये पता है ये ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे हैं जो निरंतर सक्रिय रहेंगे, एक रुक रुक करके सक्रिय होंगे, और एक ऐसे हैं जो एक बार सक्रिय होने के बाद में सदा के लिए क्या हो जाते, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप ये ज्वालामुखी के प्रकार उतार लें, उसके बाद में ज्वालामुखी के लाभ उतार लें। ठीक है भाई, कर लिया आपने नोट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन दूसरी जो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है भूकंप, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ ही लिया है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।